ऑलराइट जी नाजरीन, ज़ीरो पॉइंट प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ हमारे सेगमेंट दिस एंड दैट में। और दिस एंड दैट में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहले आपकी मुलाकात करवाई एक विजुअल आर्टिस्ट थे, और हमें पता लगा कि भाई आर्ट जो है मतलब वो भी एक काफ़ी मेहनत जो है मांगने वाली फील्ड है, और उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी जो है ना लगन के साथ काम करते हैं, फिर जाके उनके आगे कुछ निकलता है। तो इसी तरह एक और पर्सनालिटी से जो है ना मैंने अभी आपकी मुलाकात करवानी है, जिनका ताल्लुक जो है ना हिस्ट्री से है, तारीख़ दान, और मतलब इसी तरह की जो फील्ड्स हैं जैसे आर्ट्स, हिस्ट्री, मतलब इसके बारे में एक परसेप्शन, एक स्टीरियोटाइप है कि यार ये कौन करता है, ये तो वेले लोगों का काम है। लेकिन जब हम बाकी में उनको गौर से देखें, गौर से जानें, तो भाई ये वेले लोगों का काम हरगिज़ नहीं है। इन्हीं की वजह से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आज जो है ना इस सब हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि जो मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद है, इनका काम है सिखिज़म के ऊपर और पंजाब के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ये जब मुझे अपने बारे में बता रहे थे कि इतना कुछ था, तो मतलब एक टाइम पे मैं तो याद करने के लिए मतलब मैं तो कहा कि नहीं भाई ये ख़ुद ही बताएंगे, क्योंकि जो इनका मतलब इन्होंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स ली हैं, इतनी ज़्यादा अवार्ड्स इनके काम के। तो मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद शब्बीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, और ये सब चीज़ें जो हैं आपने मुझे बताई। यूर हिस्टोरियन, मतलब दिस जो छोटी सी हमारी गुफ्तगू होगी, इट्स ऑल अबाउट यू एंड इट, मतलब आप ही स्टार्ट लेके ये सारा जर्नी आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से? जी बिल्कुल जी। वैसे तो अगर तवारीख के साथ अगर आप कहें तो एक मेरा बचपन का साथ है, और इतना छोटी उम्र से है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 7 साल की उम्र में जब मैं अपनी माँ के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन से सफ़र करने के लिए घर से निकला, तो उस वक़्त मैंने देखा कि जब हम लोग नारोवाल क्रॉस करते थे तो जसर से थोड़ा सा आगे निकलते थे तो एक स्टेशन था जिसका नाम था दरबार साहिब करतारपुर। तो जब दरबार साहिब करतारपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचता था तो वहाँ पर जो लिखा होता था दरबार साहिब करतारपुर, उसका रे मिटा हुआ था। तो मैं अपनी माँ से हमेशा पूछता था कि ये दरबार साहिब करतारपुर क्या है, तो सबको यही करतारपुर ही नज़र आता था, इसलिए कि उसकी रे तो मिटी हुई थी। तो बिल्कुल मुझे तो फील ही नहीं होता था कि ये करतारपुर है। तो करतार का मतलब होता है कि अल्लाह, एक खुदा, गॉड। तो हर कोई अल्लाह को अपने अपने लफ्ज़ों से पुकारता है, जिसकी जो ज़ुबान होती है वो उसमें उस खुदा को पुकारता है। तो वो मुझे उस वक़्त नहीं पता था। तो 7 ईयर्स तो मेरी अम्मी ने कहा कि बहुत ज़्यादा सवाल करते हो आप। मैंने कहा जी अम्मी मुझे बताएं ना आप। तो वो कहती ये एक कोई बुज़ुर्ग हैं, उनका दरबार था, उनकी वजह से दरबार साहिब करतारपुर। मैंने कहा जी बुज़ुर्ग कौन थे? कहते जी मुझे नहीं पता। खामोशी से बैठ जाओ। ट्रेन चल रही है और पैसेंजर ट्रेन जो है वो चल रही है बिल्कुल छुक छुक करती हुई। कह लें कि बचपन के जो मुझे आज भी मेरी वो कानों में उस गाड़ी की आवाज़ आती है, काला इंजन जिसे कहा जाता है, स्टीम इंजन जो है। exactly. तो वो जा रहा है और वो लेके जा रहा है हमें। और मैं सोचता ही रहता था हर बार जब भी स्प्रिंग की वेकेशंस आनी, गर्मियों की छुट्टियाँ आनी, या मौसम बहार की आनी, या दिसंबर की 10 छुट्टियाँ आनी, तो हर कोई अपने ननियाल ददयाल जाता है। तो सेम मैं भी वहाँ पे जा रहा था। लेकिन मेरे सवालों के जवाब मुझे तो शुरू में किसी से नहीं कोई भी मिला। तो वो मेरी पहली सीढ़ी थी किसी भी तारीख़ी इमारत को, किसी भी तारीख़ी जगह को जानने के मतलब। तो जब ट्रेन चलती थी तो ट्रेन के अंदर से एक मैला सा गुंबद, एक बहुत बड़ा गुंबद, 4-5 जामुन के दरख्त और एक आम का दरख्त के दरमियान में खड़ा हुआ बहुत बड़ा गुंबद नज़र आता था, जो कि मिट्टी से हटा हुआ था, क्योंकि काफ़ी अरसा वो गैर आबाद था।
और आप कह लें कि 60-65 साल तक वहाँ पर कोई भी उसकी खिदमत के लिए वहाँ पर नहीं था। तो वो बाद में आहिस्ता 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 जाके जब वो इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, मेरे एक बड़े मामा जी मियाँ साबिर हुसैन, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गए। तो एक दिन हम घर में बैठे हुए थे, तो शाम को सब लोग चाय पी रहे, तो वो हुक्का पी रहे थे। मुझे कहते हैं कि हमारा पुराना जो डिस्ट्रिक्ट था वो गुरदासपुर था। अच्छा। तो रावी से उस तरफ गुरदासपुर और इस तरफ जो है अभी नारोवाल, यानी कि आप कह लें कि डायमेंशंस जो चेंज हुई हैं 47 के बाद जो है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पंजाब की पहली बांट जो है 1901 में 1901 के अंदर जो है पंजाब पहली बार बढ़ता है। फिर उसके बाद एक डायमेंशन और बनती है 1906 के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल केपीके प्रोविंस जो है NWFP को इलेक्ट करके एक अलग से सूबा जो है बफर जोन कायम किया जाता है काबुल और लाहौर दरबार के दरमियान में। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के ये एरिया जो थे वो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में आते थे। तो मेरे लिए पहली बार 9 साल की उम्र में मैंने जब ये सुना कि हमारे जो नारोवाल है पहले इससे सियालकोट था, सियालकोट से पहले गुरदासपुर था और तहसील बटाला थी, आजकल तहसील शकरगढ़ है। तो बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है कि अगर आप चाइल्डहुड के अंदर आपको ये चीज़ें पता चलें कि यार परली तरफ डिस्ट्रिक्ट थी और हम लोग इधर रहते थे रावी से। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जब कोई ज़मीन के अपने मामलात देखने के लिए या कोई ट्रांसफ़र ज़मीन करवानी होती थी या कुछ भी करवाना होता था तो हम लोग कहाँ जाते थे, हम लोग गुरदासपुर जाया करते थे या बटाला जाया करते थे। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, मैं थोड़ा सा और करीब होकर बैठ गया। तो शायद बचपन से एक बंदे के अंदर एक चीज़ होती है जिसको, हाँ जी बिल्कुल, जिसको आप यूँ कह लें कि एक अंदर से आवाज़ आती है। जो मेरी अंदर की आवाज़ थी शायद वो मुझे बचपन से ही मुझे बता रही थी कि तुम क्या बनने के लिए जा रहे हो। तो फिर उसके बाद मामा जी ने ये बताया कि वहाँ पर एक तरफ जो है वो दरबार साहिब करतारपुर है और दूसरी तरफ जो है वो डेरा बाबा गुरु नानक है। तो मैं एकदम हिल के बैठ गया, क्योंकि उस वक़्त अभी हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हम सिर्फ ये जानते थे कि बाबा गुरु नानक साहिब जो हैं वो सिर्फ एक सिखों के गुरु हैं। उसके अलावा हमें कोई उनकी सूफीज़म के बारे में या उनकी जो बाणी थी उसके बारे में या उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में या बाबा फरीद गंज शकर के जो कह लें आप उनकी जो श्लोक्स थे, मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड थे। तभी तो मतलब कि आज भी गुरु ग्रंथ साहब का अगर मुताला करें तो आप बाणी का एक हिस्सा जो है वो बाबा फरीद जी की बाणी के ऊपर है, जैसे भगत कबीर साहब हैं। तो यूँ कह लें आपके मुख्तलिफ जो सूफ़ी थे उनके कलाम का मजमुआ जो है वो एक हिस्सा जो है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शामिल है, और अगर वो नहीं पढ़ते तो गुरु ग्रंथ मुकम्मल नहीं होता। तो फिर उससे ज़्यादा मुझे इंस्पायरिंग आई। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये बताया, जब मेरे मामा जी जो मुझे बता रहे थे, सबसे मज़े की चीज़ वो ये थी कि चोला साहब के मतलब, यानी कि चोला कॉल्ड के एक जो ड्रेस था बाबा गुरु नानक साहब का, तो वो एक बसंती चोला जो था उनको बगदाद से जो प्रेजेंट हुआ था, उसके ऊपर जो है वो चारों कुल लिखे हुए थे। अच्छा। आयतल कुर्सी लिखी हुई थी, अलहम शरीफ लिखी हुई थी। तो वो फ्रंट का पार्ट सारा उनका जो था, वो कह रहे हैं कि अगर आप उनकी तहें आज भी जाके डेरा बाबा गुरु नानक पे जाके अगर आप वो देखते हैं तो आपको वही चोला जो है वो मिलेगा, लेकिन बहुत खस्ता हाल में है। उसको उन्होंने एक बॉक्स, ग्लास बॉक्स के अंदर जो है ना उसको बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से आम बंदे की एक्सेस नहीं है कि उसको वो खोल के वो चेक कर ले। लेकिन ज़िंदगी रही तो जिस तरह मेरा पैशन है सिख हिस्ट्री के ऊपर या सिखिज़म की जो है, मैं जाके अपनी आँखों से देखना चाहूँगा। वो मेरा बचपन का जो है वो मैं उसको देखना चाहूँगा कि वाकई में वो जो उन्होंने मुझे कहा था बगदाद वाले चोले का, कि जिसके ऊपर चारों कुल शरीफ लिखे हुए हैं, अलहम शरीफ लिखी हुई है। फिर मेरे दिल के अंदर एक बहुत ज़्यादा ये हसरत है कि मैं जब भी जाऊँ, ख़ास तौर पे स्पेशली डेरा बाबा गुरु नानक में, अब जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर की एक बात हो रही है, तो मैं पिछले 7 ईयर से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 7 सालों से मैंने बहुत ज़्यादा सारा इसके ऊपर छोटे छोटे ब्लॉग्स कह लें आप, छोटे छोटे आर्टिकल कह लें, इनकी पिक्चर्स डिफरेंट एंगल से, यानी कि जब वो रिपेयर हुआ है और दोबारा से आबाद हुआ है वो गुरुद्वारा, तो उसको 10-11 साल ही हुए, इससे ज़्यादा के अरसा नहीं गुजरा है।
तो वो उन चीज़ों को लेके बड़ा मैं एक वो था कि मैं मेरे बचपन की यादें इसके साथ जुड़ी हुई थी। फिर मैं इसको आपको लास्ट लाइन्स इसकी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मेरे मामा जी ने फिर मुझे आगे थोड़ा सा बताया कि यहाँ पर बाबा गुरु नानक साहिब जो थे वो इसी जगह के ऊपर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई और वो दुनिया से चले गए, और उनकी जो डेथ का मामला था वो बड़ा एक शॉकिंग किस्म का है, क्योंकि आम मुसलमानों को बहुत कम पता है पाकिस्तान के अंदर। वो थोड़ा सा बताएं। जी, बाबा गुरु नानक साहब जिस वक्त ज़िंदगी के 18.5 साल, यानी कि उन्होंने 4 डायरेक्शन में 4 सफ़र किए हैं, जिनको कहते हैं कि 4 उदासियाँ काटी हैं। यानी कि उदासियों का मतलब ये होता है कि राहबानियत से आप ले लें, यानी कि दीन की खातिर दुनिया को त्याग के और अल्लाह की राह में निकल जाना, तो उसको उदासी कहा जाता है। तो ये 4 उदासियाँ 4 डायरेक्शन में काटने के बाद जब मक्के से वो वापस आए तो उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी उस वक्त। जब मक्के से वापस आए तो आके टिला जोगियाँ पे जोगियों से मिले, ये टिला बालनाथ, टिला बालगुंदाई, टिला बाबा गुरु नानक और सिद्धनाथ, और ये सारे नामों से उसको टिले को, जो कि दीना के अंदर है, रोहतास फोर्ट से तकरीबन 23 या 28 किलोमीटर के फासले के ऊपर 3200 फुट हाइट के ऊपर है। तो हमने पहली फ़ोटो वॉक का इनकाद भी पाकिस्तान हेरिटेज क्लब का किया था। वहाँ से पैदल हम गए थे कि किस तरीके से उस वक़्त लोग चढ़ते थे। तो वहाँ से वो जो जोगियों से उन्होंने जो बात की और वो जो बताना चाह रहे थे जोगियों को, वो उनकी बात पे आमादा नहीं हुए और बाबा गुरु नानक साहब खामोशी से नीचे आ गए और जो रोहतास फोर्ट का ताला की गेट है उसके बाहर आके बैठे थे। वहाँ पर बैठे, वहाँ से फिर अमृत कुंड जारी हुआ, क्योंकि पानी की वहाँ पे कमी थी। उनकी बरक़ात से, उनके बैठने से वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से एक चश्मा जारी हुआ जो कि आज तक जारी है। अच्छा, हाँ जी। और महाराजा रणजीत सिंह 1838 में जब दुनिया तक से जाता है तो उसी चश्मे का पानी लाहौर दरबार तक जाता था पीने के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल जी। उसको अमृत कुंड कहा जाता है। और आज भी वो जेलम जो अपना रोहतास फोर्ट है उसका तलाकी गेट जो है उसके बाहर जो है वो गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। उसके बाहर ही स्नान घाट है और स्नान घाट के पास जो है वो वो सरोवर है, और सरोवर के साथ ही एक जो है अमृत कुंड है। वो तकरीबन 3 बाय 3 का एक बना हुआ है, हौद सा बना हुआ, उसके अंदर से ड्रिंकिंग वाटर जो है, पहले तक ये था कि मुगल पीरियड तक वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर जो था किले के अंदर जो है वहीं से जाता था। कुछ बाउलीस के ज़रिए था, लेकिन कुछ जो था स्पिरिचुअलिटी की वजह से, क्योंकि अंदर ही अगर देखा जाए तो एक द मदर ऑफ खालसा जिनको कहा जाता है, इस वक्त दुनिया में 12 करोड़ नानक नाम लेमा है, उन सब की जो माँ हैं वो माता साहिब कौर हैं, और उनकी पैदाइश की जगह जो है वो भी रोहतास फोर्ट के अंदर है। तो इसलिए रोहतास फोर्ट जितना मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट रहा है हिस्ट्री के अंदर, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो सिखों के वाले। वहाँ से फिर बाबा गुरु नानक साहब निकलते हैं और सियालकोट जाते हैं। सियालकोट जाके बैठते हैं, पीर हमजा गोस वहाँ पर चिले पे बैठे होते हैं, लोगों ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी की होती है, तो उस वजह से वो पूरे सियालकोट शहर को फना करने के लिए एक पूरी इबादत कर रहे होते हैं कि मैंने इसको तहस नहस कर देना है। कि इन लोगों ने मेरे साथ 3 मरतबा झूठ बोला है, 3 मरतबा मजाक किया है। कोई वाक़या कुछ इस तरह था कि वो कुछ भूखे, तो उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए, तो दुकानदार ने कागज़ के लिफाफे के अंदर उनको मिर्चें बांध के दे दी। तो उनसे वो एक तो पढ़ाई करके आए हुए थे और वो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, पीर हमजा गोस जो हैं, तो बैठे हुए थे। तो लोगों ने बाबा गुरु नानक साहब का जब आते देखा तो उन्होंने कहा आप ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े सूफ़ी हैं, तो आप मेहरबानी करके सियालकोट को बचा लें। तो फिर पहला पड़ाव उन्होंने सियालकोट के अंदर वापसी पे किया। वहाँ पर गुरुद्वारा पहली पातशाही बाबे की बेरी, ये जो मेरे पास जो एक अवार्ड पड़ा हुआ है इन अवार्ड्स के अंदर, वहाँ से ही मुझे वो मिला। वो भी गुरुद्वारा जो है पिछले भी मेरा ख्याल है कि 6-7 साल होंगे मेरा ख्याल है कि आबाद हुए, उस जगह पे आके बैठे। फिर वहाँ से बाबा गुरु नानक साहब उठते हैं, पसरूर जो है उसके रेलवे स्टेशन के सामने एक जगह है देवका, वहाँ पर जाके बैठे। वहाँ पर जाके उनका मकसद क्या था? अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद का प्रचार, बाबा गुरु नानक साहिब का जो था मिशन। फिर वहाँ से निकलते हैं जब वो, तो सीधा जाके करतारपुर साहिब बैठते हैं। 18.5 साल वहाँ पर गुजार दिए। और जो मामा जी वाली बात है वो यहाँ पे वाइंड अप होती है कि बाबा गुरु नानक साहब 18.5 साल के बाद वहीं पे उनके 2 बेटे पैदा हुए, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। ठीक है जी। और मज़े की ये बात है कि उसी जगह के ऊपर इन्होंने दूसरे गुरु साहिब को जो गुरु गद्दी है वहीं पे दी है, वो भी जगह पाकिस्तान के अंदर ही है। लेकिन एक और हैरत की बात है कि जैसे सूफीज़म में नस्ल दर नस्ल आगे गद्दियाँ चलती हैं, इन्होंने अपने दोनों बेटों को गद्दी नहीं दी है।
अच्छा। एक बेटा इनका दीन की खातिर दुनिया त्याग के चला गया, जिसको कहते हैं उदासी। उदासी। तो उन्होंने उदासी पंथ की बुनियाद रखी। राइट। तो वो उदासी पंथ को उन्होंने अपने बेटे को गुरु गद्दी नहीं दी, गुरु अंगद देव जी को दी। वो अच्छा। किसी प्रोग्राम में फिर बताऊंगा मैं। Exactly. लेकिन फिर बाबा गुरु नानक साहब 18.5 साल ज़िंदगी के गुजारने के बाद वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। वो डेथ के बाद जो है उस वक़्त, क्योंकि आप कह लें कि सिखिज़म की बुनियाद तो नहीं थी, बाबा गुरु नानक साहब ने किसी मज़हब की बुनियाद नहीं रखी है। ठीक है जी। पूरी लाइफ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की खातिर, बनी नो इंसान की खातिर जो है। उनके ऑर्डर्स जितने भी हैं वो कभी भी किसी के नाम से नहीं हैं। वो सिर्फ एक होली, मतलब कि आप कह लें कि एक स्पिरिचुअल जैसा होता है और एक सूफी होता है जो जिसके लिए सबके दरवाजे खुले होते हैं। तो उस तरह के इंसान थे। वो जब दुनिया में गए तो जो उनके श्रद्धालु थे, जो उस वक्त तो हिंदू कम्युनिटी थी और मुस्लिम कम्युनिटी थी, दो मज़हब थे बड़े। तो बाबा गुरु नानक साहब के मानने वाले मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा थे और उनके हिंदू भी बहुत ज़्यादा थे। हिंदुओं ने कहा कि जी हम अपने मज़हब के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे, यानी कि इनको आग के हवाले कर देंगे, आग के हवाले करेंगे या अग्नि भेंट करेंगे इनको। मुस्लिम्स ने कहा कि ये मक्के से होके हैं, बगदाद से भी होके हैं, खाना काबा से होके हैं, तो हम तो इनको नहीं जलने देंगे, हम तो इनको शरीयतन जो है वो उनका नमाज जनाजा होगा, इनको हम कब्र में मतलब के करेंगे। तो उस जगह पे काजी ने, वक्तुल काजी ने कहा कि आप शाम हो गई तो आप लोग रात का इंतज़ार करें, हम सुबह इस चीज़ के ऊपर अपना फ़ैसला देंगे। लेकिन जब सुबह उठ के आए तो फजर की नमाज के बाद का बात है तो इसको अमृत वेला कहा जाता है पंजाबी में। अमृत वेला जो अमृत का या सरगी का जो वेला है पंजाबी में, इधर हम सरगी कहते हैं, उधर अमृत कहते हैं। तो उस वक़्त के बाद जब देखते हैं तो वहाँ पर एक सफ़ेद चादर और कुछ गुलाब के फूल पड़े हुए थे बाबा गुरु नानक साहिब का जिस्ते खाकी, उनकी बॉडी जो थी उस चादर में मौजूद नहीं थी। तो सब लोग हैरान रह गए। यानी कि आप देख लें कि बाबा गुरु नानक साहिब को उस वक़्त भी कोई बांट नहीं सका। फिर उसके बाद वो वक्तुल काजी ने उसके 2 टुकड़े किए चादर के। चादर के जो टुकड़े हैं वो 2 करके एक टुकड़ा जो है मुस्लिम्स को दे दिया, तो मुस्लिम्स ने वो एक ग्रेव बना ली, दरबार बना दिया, और दूसरा जो टुकड़ा है वो उनको दिया जो उनके हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने उनको संस्कार किया सेम प्लेस पे, तकरीबन 15-20 फुट के फासले के ऊपर। एक जगह पे दरबार बना हुआ है और एक जगह पे समाध बनी हुई है। दुनिया की एक बहुत ये वाहिद मिसाल है एक ही इंसान की, यानी कि समाध भी है और कब्र भी है। राइट। तो ये वाक़या था बाबा गुरु नानक से, जो करतारपुर साहिब की जो बात मैंने, ये मेरे बचपन से मेरे अंदर जो चल रहा था, ये मैंने आके कब जाना, ये मैंने आके जाना जब मेरी एज तकरीबन 40 के करीब, वाह 37 के करीब हो चुका था मैं, तब जाके ये ग्राउंड रियलिटीज़ मेरे सामने सारी की सारी आई। तो उसके बाद तो सर इसमें जो मतलब आपका पाकिस्तान हेरिटेज क्लब का बनना, उससे पहले आपकी जो जैसे आप बताए थे आपका थीसिस जो है सिखिज़म के ऊपर है, जो कि नज़र आ रहा है, मतलब माशाल्लाह से इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एवर टाइम मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी, स्पेशली पंजाब के ऊपर, बिकॉज मेरा अपना ताल्लुक भी पंजाब से ही है। तो ये पाकिस्तान हेरिटेज क्लब का जो है ना आपने संग बुनियाद कब रखा? पाकिस्तान हेरिटेज क्लब इस तरह कि 2014 में जब मैंने सिख मुस्लिम फ्रेंडशिप मिशन जो था वो एक ज्वाइन किया, तो उसमें एक चीज़ की ज़रूरत सामने आ रही थी कि जो नए आने वाले लोग हैं जो पंजाब के कल्चर एंड हेरिटेज पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी वेलकम नहीं करता। और जो यहाँ तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं वो जूनियर्स के लिए बिल्कुल स्पेस ही नहीं, आपको माई स्पेस जो है वो ढूंढनी पड़ती है। एग्जैक्टली अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो जो मुश्किलात मुझे पेश आई, मैं नहीं चाह रहा था कि आने वाले जो मेरे न्यू हिस्टोरियंस थे कि उनके लिए कोई इस तरह की मुश्किल खड़ी हो या उनके लिए कुछ इस तरह का मामला हो। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे बाकी लोगों का जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी सामने आए और आम लोग ज्वाइन कर सकें, जिनके पास कोई हैवी अगर मैकेनिज़्म नहीं है जो फोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो वो अपने मोबाइल शॉट्स के साथ भी आप हमारे साथ जो है वो ज्वाइन शेयर कर सकते हैं। तो ये वर्चुअली आपने एक क्लब बनाया जिसको मतलब सोशल मीडिया के ऊपर आप रन करते हैं, तो माशाल्लाह से इसके आपके मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी हैं और पूरी दुनिया में भी हैं। तो सर ये सारे अवार्ड्स और ये सब चीज़ें आपने माशाल्लाह से ली हैं अपने काम के ऊपर, तो दुनिया घूमे हैं, पजीराई तो मिली होगी काफ़ी ज़्यादा, और
जब मिलते इंटरेक्ट करते हैं दूसरे मुल्क के लोगों के साथ, सिखों के साथ, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा वेलकम करते होंगे कि मतलब जी मैं ये कहूँगा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक तको-दोक करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन होता है। तो मैं कहूँगा कि मुझे कभी भी अपने रास्ते में कभी कोई कंपटीशन नहीं नज़र आया किसी चीज़ का भी, क्योंकि मैं कंपटीशन में जाता नहीं हूँ। माशाल्लाह, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे हिस्ट्री को डिजिटलाइज़ करना है पहले। डिजिटलाइज़ करने के बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ वक़फ़ बोर्ड का, स्पेशली वक़फ़ बोर्ड और ख़ास तौर पे पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जिन चीज़ों को भी मैंने हाईलाइट किया है और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद और 7 साल के बाद उसके रिज़ल्ट इतने पॉजिटिव नज़र आए, मैं किससे गिला करूँ। Exactly. तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और कुछ ही महीनों में वो चीज़ें रिपेयर हो गई हैं, उनको कोई ना कोई किसी डिपार्टमेंट ने एडॉप्ट कर लिया है। एडॉप्ट करने के बाद जो है आप यूँ समझ लें कि उनको बना दिया उन्होंने, और वही चीज़ है कि जब मैं हाईलाइट करता हूँ तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक हो गए, तो बाहर से जो पंजाबी कम्युनिटी है उनकी भी अप्रिसिएशन आती है कि आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो केम्प्टो, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो रंग लेकर आ रही हैं। तो फिर एक बंदे को जो मेहनत कर रहा होता है उसको ये बड़ी सबसे, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश नसीबी उसकी यही होती है कि उसके काम को जो अप्रिशिएट किया जाए वर्ल्ड लेवल सही। तो सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा था, यहाँ पे आपने जो मतलब माशाल्लाह से बहुत काम किया, आपको अप्रिसिएशन भी अब मिलने लगी है। नाउ यू आर गोइंग फॉर योर PhD, तो PhD के अंदर आपका जो रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? देखिए जी, टॉपिक तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन सेम टाइम मुझे जो मेरी ऑफ़र है, क्योंकि मेरा इन डीपली बाबा गुरु नानक साहिब के बारे में, तो मुझे ऑफ़र ये है कि आप उनके लास्ट जो 18.5 ईयर यानी कि 18.5 साल जो हैं उनकी लाइफ के, जो कि एक मैं कहूँगा कि जिसके ऊपर बहुत कम रिसर्च हुई है, Exactly. उसके ऊपर मुझे टॉपिक मिला है कि आप उस टॉपिक को पकड़ें और उसको लेके आगे चलें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को मुझसे जो उम्मीदें हैं मैं वो पूरी कर सकूं। तो कभी सोचा है, मतलब अभी आपका कोई प्लान है कि किस तरह से आप इस सारी रिसर्च को लेकर चलेंगे? कि ज़ाहिर बात है, एक तो आपका ताल्लुक़ भी उसी एरिया से है और जिस तरह आपके आबा व अजदाद भी वहीं पर रहते हैं, तो मतलब किस तरह से उस सारी रिसर्च को लेंगे? काफ़ी मुश्किल है। एक तो अब यूँ समझ लें कि 12 करोड़ जो नानक नाम लेवा हैं उनमें से सिर्फ 50,000 का तल्लक पाकिस्तान से है। तो कहाँ पे 12 करोड़ और कहाँ पर 50,000? तो उनमें से भी 50,000 में से भी मैं कहूँगा कि 10 या 20 लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, जिनको सही जिसे कहते हैं कि वो होगी। बीइंग ए मुस्लिम, जैसे मैं मुसलमान घरानों में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ के बारे में पता होगा और पता होना ज़रूरी भी है। तो इसी तरह जो बंदा बाय बर्थ सिख पैदा हुआ उसको तो इन चीज़ों का पता होगा। और श्री जप जी या उनकी जो कहते हैं जन्म साखी, तो उनके मतलब ऐसे ही जैसे हम सीरतुल नबी की बात करते हैं तो उनको उन चीज़ों का पता है, इस तरह हमें इस चीज़ों का पता है। तो बीइंग मुस्लिम मेरे लिए थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी है कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इस चैप्टर को किस तरीके से कवर करता हूँ। लेकिन ये है कि हिम्मत मरना मदद खुदा, जब बंदा इंसान निकलता है तो कुछ भी करने से मैंने ख्याल है कि मैंने लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को नामुमकिन नहीं समझा। और यही आपकी शायद कामयाबी का राज भी है। मैं यही कहूँगा कि ये जो आपने कहा, और सबसे बेहतरीन आपका जो दोस्त है या साथी, आपकी ज़ोजा, जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है। मेरी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ मेरे साथ हर तरह का ताउन करती हैं। मुझे कभी उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हुई है कि आप रात को 2-2 बजे तक रिसर्च कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेकर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम सामने आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी फैमिली की तरफ से, जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरे सुकून से, इसी तरह ही मैं यहाँ पर अकेला होता हूँ, मुझे कोई बादर नहीं करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो शाहिद साहब माशाल्लाह से इतने अवार्ड्स, इतने मेडल्स, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि मतलब क्या क्या किस किस बात पे मिले? आपकी मतलब अचीवमेंट तो माशाल्लाह से बहुत हैं जो कि नज़र आ रही हैं, लेकिन नाजरीन को भी थोड़ा सा बताएं कि भाई मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा टाइटल भी है, तो ज़रा उसके बारे में बताएं कि आपको कहाँ कहाँ से। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो ये मेरा एक अवार्ड है अमन के सफ़ीर का। ये खोखरन बरादरी है, जो लोग माइग्रेट करके गए 1947 में रावलपिंडी से,
उनकी तरफ से मुझे ये अमन के सफ़ीर का जो है वो गोल्ड मेडल दिया गया है। माशाल्लाह। और सेकंड नंबर पे मुझे जो है ये विर्क बरदरी है ईस्ट पंजाब की, उनकी तरफ से मुझे ये गोल्ड मेडल दिया गया है। और पूरी खालसा पंथ की तरफ से मुझे अप्रिशिएट किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि आप डिज़र्व करते हैं। और साथ ही साथ इन सब के ऊपर लिखा हुआ है अमन का सफ़ीर शाहिद शब्बीर। तो ये जो मेडल है मुझे ये ऑस्ट्रेलिया से, जब मैं 6 सुप्रीम काउंसिल अटेंड करने के लिए गया हूँ, पाकिस्तान की तरफ से मेरी चेयर थी वहाँ पे, माशाल्लाह। और मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और उसके बाद ये खालसा सजना निवास कहा जाता है इसको, कि ये एक 300 ईयर्स जब कंप्लीट हुए सिखिज़म के, तो उस वक़्त एक कॉइन जारी हुआ था ये, तो ये मुझे मेडल की सूरत में वो दिया गया कि यू डिज़र्व, कि आपने मज़हब तो उनका है उन्होंने कहा, लेकिन आप डिज़र्व करते हैं इसको, लिहाजा ये मुझे मेडल के तौर पे जो है वो। और ये जो लास्ट हमारा जो सेगमेंट हुआ था वो K2 TV ने भी कवर किया था डोमेली के मुकाम पे, तो ये वहाँ पर मुझे जो गोल्ड मेडल दिया गया था। उसके बाद ही ये फिर जो है अमन के सफ़ीर का, जहाँ पे कहते हैं कि नाराज़गियाँ चलती हैं और एक दूसरे से शिकवे शिकायतें होती हैं, कई मरतबा वहाँ से मोहब्बत का पैगाम भी आ जाता है। इंडीड। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम पाकिस्तान में मेरे घर तक पहुँच गया सीधा, माशाल्लाह, ये आपके लिए अवार्ड है। तो मैं उस वक़्त बहुत खुश था। फिर उसके बाद मेरे पास ये एक वो जो बहुत ही ऑनरेबल चीज़ है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि 6 सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने जब मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाया और 4 दिन की हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे प्रेजेंटेशंस थी, उसके एंड के ऊपर जो है मुझे ये अवार्ड जो है वो दिया गया। माशाल्लाह। उसके अलावा ये काफ़ी अवार्ड्स जो हैं मेरे मौजूद हैं। अब ये समझ लें, एक जो ये टेक्स्ट जो ख़ास तौर पे लिखा हुआ है एक ओमकार के साथ, और कह लें आपके इसे मूल मंत्र कहा जाता है, यानी कि अगर आप इसको ट्रांसलेशन देखें तो ये बिल्कुल जैसे सूरह इखलास जो है, सेम ट्रांसलेशन जो है कि अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर जो है ये कलाम है। ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये गोल्ड प्लेटेड वहाँ से प्रेजेंट किया गया। वाह माशाल्लाह। उसके अलावा फिर ये कुछ और ट्रॉफीज़ हैं और ये इनाम हैं, ये मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं। और अभी फिर 2 जगह के मैं समझ लें आपके, एक अमन के सफ़ीर के लिए ये 2019 और 20 दोनों के लिए मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अगले महीने तक मेरा वो अवार्ड भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से पहुँच जाएगा। अगर मज़े की चीज़ ये है कि जहाँ पर मैं नहीं पहुँचता हूँ, मेरे अवार्ड बाय हैंड किसी के ना किसी के पहुँच जाते हैं। क्या बात। तो उसके बाद न्यूयॉर्क से मैंने एक डिफरेंट किस्म की एक रिसर्च की थी, तो उस पर जो है वो मुझे रिकग्नाइज़ किया गया है और उन्होंने कहा कि आप डिज़र्व करते हैं। तो न्यूयॉर्क से मुझे एक जो है वो गोल्ड मेडल का जो है वो मैं खुद जाके रिसीव करूँगा वहाँ पे जब भी मैं गया। माशाल्लाह। तो सबसे मज़े की चीज़ जो है वो इस काम के अंदर जो थी, वो मेरी अचीवमेंट थी, वो ये थी कि ये एक प्रोजेक्ट था मेरे पास जिसे कहा जाता है USIP, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के लिए मैंने कुछ वीडियोस वगैरह की थी कि हम किस तरीके से कल्चर एंड हेरिटेज को मिक्स करके एक सॉफ्ट इमेज जो है अपने कंट्री का वो सामने लेकर आ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं USIP और सेनान साहब और जहांदाद खान साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक सोलो प्रोजेक्ट दिया था, जिसके ऊपर मैंने अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो मेरा ख्याल है कि ट्राई टाइम अबव हो गई। क्या बात तो मैं है, क्या USIP की टीम का भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं, ख़ास करके जो पाकिस्तान हेरिटेज क्लब हो गया, ATV हो गया, K2 TV हो गया, जो हर वक्त मतलब कि मेरी हर मूवमेंट को नोट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और आपकी टीम का तो स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ और कर्जदार भी हूँ। मैं कहूँगा कि ये मोहब्बत है आप लोगों की कि जब भी मेरा कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब की तरफ से हम कोई फ़ोटो वॉक अरेंज करते हैं, चाहे वो कहीं दूर हो, चाहे वो मानसरा में हो, चाहे वो चकवाल में हो, चाहे वो भोन के अंदर हो, चाहे वो रोहतास कटास के अंदर हो, चाहे वो रावलपिंडी के अंदर हो या टेक्सला के अंदर हो, हमेशा से K2 TV की टीम जो है वहाँ पर पहुँची है। तो ये मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर और कुछ नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जिनके साथ हैं थोड़े लोग हैं वो अच्छे
अच्छे लोगों को हर वक्त मैं वेलकम करता हूँ, चाहे वो कोई। सही हो गया सर, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपका करियर है और मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। हम इतने कम टाइम में हम बात को मुकम्मल कर नहीं सके, लेकिन वही वाली बातें मजबूरियाँ हैं। तो इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकात रहेगी। तो लेकिन शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे शाहिद शब्बीर साहब और जो हिस्टोरियन थे, और इनसे गुफ्तगू करते हुए मतलब मैं तो सुनता ही जा रहा था और अभी मेरे अंदर और तजस्सुस पैदा हो गया कि नहीं मुझे और जानना है इनसे। तो लेकिन ये तो बात जान के जो है ना आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई इस्लामाबाद इतना भी माठा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर भी जो है ना काफ़ी मज़ेदार किस्म के लोग रहते हैं। बहरहाल ज़ीरो पॉइंट का सिलसिला इस तरह जारी है और अब आपसे मुलाकात होती है अगले सेगमेंट के अंदर।